प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी बोकारो में। वहां पे कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई हैं, जरा आपको ये भी दिखाते हैं। हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज वो ओबीसी के रूप में जानी जाती है। उनकी पहचान ओबीसी है, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां, जैसे यहां यादव है, कुर्मी महतो है, तेली है, कोयरी कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजभर है, प्रजापति कुम्हार है, माली है, मल्लाह है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाऊ है, बुइयार है, कहार चंद्रवंशी है, रोनियार पंसारी है। ओबीसी के तौर पर इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत बना है। लेकिन कांग्रेस, जेएमएम वाले यहां यादव को कुर्मी से, तेली को कोयरी कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्लाह से, पासी को चौहान से, नाई नाव को भुइयार से और भुइयार को कहार चंद्रवंशी से ये आपस में लड़ाना चाहती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। इस दौरान गृहमंत्री ने 7 बड़े स्टेटमेंट दिए। शाह ने महाराष्ट्र पुनरुत्थान, कश्मीर चुनाव, राहुल गांधी और सावरकर, कांग्रेस के वादों से लेकर वक्फ बिल तक अपनी राय साझा की। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र की पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ आंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ। और महायुति में सीएम फेस को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शाह ने कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा और तीनों पार्टियां मिलकर सीएम का फेस तय करेंगी। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों पर जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने जलगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और महायुति प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। शाह ने कहा कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए बना है। शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलती हुई पार्टियों का गठबंधन है ये, और हमारा गठबंधन महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने वाला गठबंधन है। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ इस समय चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने मिर्जापुर के मांझवा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी में अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस जारी है। उत्तर प्रदेश में देख सपाई बिटिया घबराई है। 10 साल में मिर्जापुर में काफी कुछ बदलाव आया और आज मिर्जापुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है।
समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा है। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई, आज आप देख सकते हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी क्या? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। महाराष्ट्र में यदि एमवीए की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी ने किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का वादा भी किया है। साथ ही महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा का भी वादा किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी राजस्थान की उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दौसा के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार जगनमोहन मीणा के समर्थन में वोट की अपील भी की। रोड शो में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में दिसंबर में जिला और संभाग स्तरीय निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसकी जानकारी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के इस आह्वान का देश पर भी असर पड़ रहा है और इसी महीने में विदेश में आयोजित होने जा रहे निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला है। इसमें भी सभी सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया है। आईटी से लगा करके हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म या हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई या लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग धंधे बढ़ा करके हमारे राज्य के लोगों के लिए जैसा जीवन बेहतर हो सकता है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के इस आह्वान का देश पे भी असर पड़ रहा है और इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश भी जाने वाला हूं, जब भविष्य में फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबली होगी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार लगातार जारी है और इसी बीच एनसीपी शरद गुट सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता बदलेगी और जब तक महाराष्ट्र में सत्ता नहीं बदलेगी तब तक चैन से मैं बैठूंगा नहीं। वहीं दिल्ली में अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद ने पार्टी को अलविदा कह दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें, मतीन अहमद दिल्ली में कद्दावर नेता हैं, 5 बार विधायक भी रहे। और वहीं यूपी में उपचुनाव के सियासी शोर के बीच लगातार पोस्टर वाली सियासत भी जारी है। यूपी बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर में अखिलेश और शिवपाल की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि जीतेंगे तो लूटेंगे, सैफई के ठग बांटने की तैयारी कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ओडिशा दौरे पर। भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि जेपीसी गठन के बाद से कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर दावों के नोटिस में 38% की बढ़ोतरी हुई है। जेपीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर वक्फ के मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जेपीसी के सदस्य ब्रिजलाल ने कहा कि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद होना चाहिए। सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई पद की शपथ लेने वाले हैं और सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई पद की शपथ दिलवाएंगी। आपको जानकारी दे दें, जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई तक ही रहेगा। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया था वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी वायरल है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां भी बीजेपी की ओर से यही नारा लगाया जा रहा है। इन सब के बीच गुजरात में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने भाई की शादी के कार्ड पर सीएम योगी का ये नारा छपवाया है। गुजरात के भावनगर जिले की महुआ तहसील के वांगा गांव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर 23 नवंबर को शादी होनी है। ये शादी काफी चर्चाओं में है। दरअसल दूल्हे के भाई ने शादी के कार्ड पर सीएम योगी द्वारा चुनाव में दिए गए नारे को छपवाया, जिसमें हिंदू समुदाय को एकजुट रहने की बात कही गई है। सीएम योगी लगातार चुनावी रैलियों में नारा लगा भी रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहो। और वहीं लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन,
कैसरबाग स्थित शुभम सिनेमा के पास गली में अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमति लिए बगैर यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा था। बेसमेंट खोदकर 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। बगैर नक्शे के इसे बनाया जा रहा था, जिस कारण से बुलडोजर वाला एक्शन यहां हुआ। मैक्सिको के एक बार में 10 लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब हमलावरों ने एक पिकअप ट्रक में सवार होकर बार लोस कांतेरोस पर हमला कर दिया और अपने पास मौजूद लंबी राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब लोग बार में आपस में बातचीत कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमलावरों ने अपनी कार को बार के पास रोका और फिर ट्रक से उतरकर बिना किसी चेतावनी के अंदर घुस गए। वहां उन्होंने पहले तो लोगों पर गोलीबारी शुरू की और फिर मौके से फरार हो गए। इस मामले में बार में बैठे 10 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली के मुंडका इलाके में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर के एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त मुंडका गांव निवासी अमित के रूप में हुई है और इस दौरान बदमाशों ने लगभग 6 राउंड गोलियां चलाई। मौके पर पहुंची पुलिस उसे घायल अवस्था में पास के अस्पताल में लेकर के पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक गैंगस्टर अंकेश का रिश्तेदार बताया जा रहा है। उसकी हत्या से दिल्ली में गैंग वॉर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल से आए वीडियो में बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार को देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कार सड़क पर खड़े खराब ट्रक में पीछे से घुसी। घटना ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की है। दरअसल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ। 5 लोगों की मौत हुई। 3 महिलाएं 2 पुरुष इसमें शामिल थे। यह हादसा नोएडा से परी चौक जाते वक्त हुआ। हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और नोएडा में मासूम बच्ची का अपहरण करने वाला जो आरोपी था, उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में तो भर्ती कराया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। और बताया जा रहा है कि 1 साल की बच्ची सड़क किनारे दरअसल खेल रही थी। उसी दौरान में आरोपी बच्ची को उठाकर फरार हो गए थे, जिसके बाद आखिरकार इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपराधी को पकड़ लिया। 9 तारीख की अपराह्न सेक्टर 18 थाना क्षेत्र 20 से एक बच्ची की चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी एवं घटना के अनावरण के लिए आधा दर्जन टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर कल बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया था। चोरी करने वाले व्यक्ति के बारे में सूचना लगी थी कि वहां पर झाड़ियों के अंदर वो छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी वहां काम्बिंग कर रही थी। काम्बिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें वो बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान बबलू के रूप में हुई है, जो मूल रूप में कटिहार बिहार का रहने वाला है। यहाँ जे कॉलोनी में रहता था। घायल बदमाश को उपचार से अस्पताल भिजवा दिया गया है। उसके पास से वो तमंचा बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।